हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात 12 बजे जो बुंडेसलीगा का मैच होने जा रहा है यूनियन बर्लिन और पेडरबॉर्न के बीच में। तो इससे पहले कि इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें, एक बार कल वाले मैच की रिजल्ट अगर हम हाईलाइट कर लें तो काफ़ी सही गया था कल का रिजल्ट। ठीक है, खास करके स्मॉल लीग में, बड़ी लीग में भी काफ़ी सही गया था। जो जो मेन मेन प्लेयर्स के बारे में हमने कहा था, गोल स्कोरर्स के बारे में, वो सारे ही हमारे टीम में थे। क्राइफ और रॉड्रिगो पिन्हो, सही बताऊं तो वो दोनों ही गोल स्कोरर थे। दो चीज़ मैं कहूँगा अनएक्सपेक्टेड रहा था। एक तो हमको ये पता था कि हमारी टीमों के पास ज़्यादा गोल स्कोरर्स नहीं है, तो वो ज़्यादा गोल कर नहीं पाएंगे, हार्डली अगर एक गोल हो वही हुआ। लेकिन दो गोल उनकी तरफ से आ गया, क्योंकि हमारी टीम खुद जब गोल नहीं कर पाई तो गिल विजेंते की तरफ से किसी ने और गोल कर दिया। तो ये एक चीज़, और यही मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, क्योंकि आप कभी भी ऐसे ओन गोल्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा जो चीज़ रहा, सैंड्रो लीमा जो कि सभी के मेन स्ट्राइकर थे, हमारे भी मेन स्ट्राइकर थे, उन्होंने पेनल्टी मिस कर दी भाई साहब। मतलब उसके वजह से ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। स्मॉल लीग तो चलो सारे ही उन्होंने, सभी ने उनको कैप्टन वाइस कैप्टन रखे हुए थे, तो वहीं पे गलतियां हो गई। मतलब गलतियां नहीं, मतलब उन्होंने गलती करी तो इसका भुगतान हमें करना पड़ा। बाकी डिफेंडर्स ने फिर से आपने देखा काफ़ी पॉइंट्स उन्होंने कलेक्ट करे थे। मिडफील्डर्स में से जिनका नाम मैंने बताया था वही अच्छे रहे थे। विलियम सोआरेस का नाम मैंने बताया था, उनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम था, लेकिन अगर आप ड्रीम टीम खोल के देखोगे तो उनका नाम आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। टैग्यू को असिस्ट के पॉइंट मिल गया, जो कि मुझे नहीं लगा था कि देना चाहिए था असिस्ट का पॉइंट उनको। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी टीमों में टैग्यू को रखा नहीं था, तो वो उन्होंने असिस्ट का पॉइंट ज़्यादा दे दिया, बस और कुछ नहीं खास मतलब डिफरेंशिएट करने लायक था। तो यही कुछ चीज़ें थी, बाकी ओवरऑल अच्छा गया था, लेकिन कुछ मतलब एक दो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होने की वजह से ही रिजल्ट जिस तरह का अच्छा होना चाहिए था उस तरह का अच्छा हुआ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये है एक बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश। पेडरबॉर्न लगभग मतलब 90% कन्फर्म है कि वो रेलीगेटेड होगी। 3 मैच बाकी हैं और तीनों के तीनों मैच ही उनको जीतने होंगे, अगर कुछ चांसेस बना के रखने हैं, लेकिन मैथमेटिकली चांसेस इससे बने रहेंगे उनके लिए। लेकिन मैं आपको अभी कह देता हूँ कि चांस नहीं है, क्योंकि टेबल को अगर आप खोल के देखोगे तो अगर वो 3 मैच जीतेंगी भी तो भी 32 पॉइंट्स पर पहुंचेंगे शायद, मतलब ऐसा कुछ। लेकिन चांसेस बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है। यूनियन बर्लिन कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन पर है, आप देख सकते हैं कि वो 14th पोजीशन पर है, लेकिन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। अगर वो भी आखिरी कुछ मैचेस में पॉइंट गंवा के जाते हैं, और अगर नीचे से जो अभी टीमें हैं वो पॉइंट लेके जाते हैं, तो यूनियन बर्लिन के लिए भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिनारियो। दोनों ही टीमों के लिए 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दोनों ही टीम ऑल आउट जाएगी। 1 पॉइंट का यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। पेडरबॉर्न के लिए तो है ही नहीं, यूनियन बर्लिन के लिए भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद 2 मैचेस और रह जाएंगे। आज का मैच है 32, इसके बाद 2 मैचेस और रह जाएंगे, और वो 2 मैचेस काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं यूनियन बर्लिन के लिए फॉर श्योर। तो दोनों ही टीम 3 पॉइंट्स के लिए जाएंगी। तो एक्सपेक्ट करना कि गोल होंगे। ठीक है, दोनों ही तरफ से गोल होने चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इस मैच से देखने को मिलती हैं। ये मैच होने जा रहा है स्टेडियन एंडर अल्टेन फॉर्स्टेरेई, जो कि यूनियन बर्लिन का होम ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा नाम है। तो यूनियन बर्लिन आज के मैच होम टीम है, और इसीलिए आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा है कि इनकी जब होम मैचेस की बारी आती है तो ये 10th पोजीशन पर ये हो जाते हैं, जबकि अवे मैचेस में पेडरबॉर्न का उतना खास कुछ है नहीं। और ऑफ कोर्स ऑन पेपर यूनियन बर्लिन की फेवरेट दिखेगी आपको आगे भी। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि आज के मैच में नहीं खेलेंगे। क्रिस्टोफर लेंस इंपॉर्टेंट प्लेयर है यूनियन बर्लिन की टीम के होकर, लेकिन ये डाउटफुल है। पेडरबॉर्न के लिए सबसे बड़ा लॉस जो मुझे लगता है आज के मैच में वो है साबिदी का ना खेलना। मिडफील्ड में आज काफी काम होने वाले हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेयर होते हैं पेडरबॉर्न की तरफ से। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था पेडरबॉर्न के होम ग्राउंड पर, वहां पर 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ था मैच। क्या हुआ था, दोनों ही टीम मिडफील्ड में रुक गई थी। हालांकि यूनियन बर्लिन की तरफ से दोनों बहुत ही कमाल के विंग बैक आप कह लीजिए या फुल बैक हैं, जिन्होंने ऑपरेट करा था। राइट हैंड साइड से ट्रिमल और लेफ्ट हैंड साइड से लेंस, जो कि आज के मैच में शायद नहीं भी खेल सकते हैं। और मिडफील्ड में अच्छा कंट्रोल कर रहा था एंड्रिच और जेंटनर ने, लेकिन यहाँ पर एक गोल मिस किया था। हुबलर का एक शॉट पोस्ट पर लगा था, नहीं तो यूनियन बर्लिन यहाँ पर जीत भी सकती थी। पेडरबॉर्न की तरफ से जासूला, इन्होंने कमाल का फुटबॉल खेला था। गिजासुला या जासूला जो भी इनका नाम है, इन्होंने क्या किया था, यूनियन बर्लिन के जो मेन स्ट्राइकर हैं एंडरसन, इनको पूरी तरह से बॉटल में बंद करके रख दिया था।
और इनको हिलने ही नहीं दिया था, और आज के मैच में भी इन दोनों की टक्कर आपको अनडाउटेडली देखने को मिलेगी। इसके सिवाय वासिलियाडिस इन्होंने भी एक अच्छा काम करा था, लेकिन गिजासुला इनका रोल बहुत ज़्यादा था। ये डिफेंसिव मिडफील्डर है, क्योंकि दोनों साइड का इस्तेमाल पेडरबॉर्न ने भी किया था, लेकिन उतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं। बाकी नंबर 9 दोनों ही टीमों की वीक है, खास करके पेडरबॉर्न की तरफ से। आगे भी मैं जो स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा आपको ये समझ आ जाएगा। रिपोर्ट की बात करें तो यूनियन बर्लिन यहाँ पर बेटर टीम थी, लेकिन जीत नहीं पाई। बोथ टीम मिडफील्ड और डिफेंस यहाँ पर अच्छी थी। बोथ टीम्स यहाँ पर सेट पीस उनको काफ़ी मिले थे। यूनियन बर्लिन राइट साइड से इफेक्टिव चीज जो कि ट्रिबल का साइड है। आपने देखा ये ट्रिबल का यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, और ट्रिबल कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आपको इस मैच में ही पता चलेगा ही, और आगे भी पता चलता रहेगा। और पेडरबॉर्न ने लेफ्ट साइड से शुरुआत कोशिश किया था, जहां पर इनके खेलते हैं एंटवी आजी। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर हम बात करें, इनवार्सन जिन्होंने सबसे ज्यादा फाउल ड्रॉ करे। इनवार्सन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूनियन बर्लिन के होकर, अटैकिंग थर्ड में कम से कम गोल्स वगैरह यही क्रिएट करते हैं। असिस्ट मेरे ख्याल से हाईएस्ट असिस्ट मेकर हैं, गोल्स भी कर लेते हैं। लेकिन ये वन ऑफ द मेन प्लेयर्स हैं यूनियन बर्लिन की तरफ से जब गोल्स की बात आती है तो। इसके सिवाय डिफेंसिव मिडफील्ड में एंड्रिच कॉल ये सबसे ज़्यादा टैकल जीतने वाले प्लेयर थे। उसके बाद कॉलिंस जो कि मेरे ख्याल से लेफ्ट बैक खेलते हैं, जी हाँ लेफ्ट बैक यहाँ पर थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा टैकल जीता। और इसीलिए आप देख सकते हैं ट्रिमल जो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे राइट बैक से, राइट विंग बैक से खास कुछ कर नहीं पाए अटैक में, लेकिन इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। कितना इन्वॉल्वमेंट है मैं आगे आपको दिखाता हूँ। गिजासुला के सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शंस। अच्छा, यूनियन नहीं, पेडरबॉर्न की तरफ से एक चीज़ आपको जो देखने को मिलेगा, उनके सेंट्रल डिफेंडर्स के पासेस, ठीक है, चाहे वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट में डोमिनेशन हुआ है वहाँ पे नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में जहाँ पर कुछ हद तक वो कुछ कर पाए हैं, वहाँ पर आपके इनके सेंट्रल डिफेंडर्स जो है ये इनकी पासेस देखने को मिलेगी। और पेडरबॉर्न की ये एक चीज़ है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं फायर पावर, तो ये कोशिश करते हैं कि कम से कम पोजीशन अपने पास रखी जाए और मैच को कंट्रोल करा जाए। बाकी अगर मूवमेंट तैयार उससे होता है तो होता है, नहीं तो वैसे भी वो हार ही रहे हैं। ट्रिबल यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 क्रॉसेस उन्होंने निकाले। आगे भी मैं आपको ट्रिबल की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। दोनों टीमों के आखिरी कुछ मैचेस की बात करें, यूनियन बर्लिन ने कोलोन को हरा के आ रहे हैं वो इस मैच में, मतलब बहुत ही बड़ी जीत है मैं कहूँगा। कोलोन एक बहुत ही टफ टीम है टू बीट, मतलब डिफेंसिवली तो नहीं, लेकिन काफ़ी गोल्स वगैरह करते हैं, इनके पास अटैकिंग प्लेयर्स काफ़ी हैं। तो क्या किया था यूनियन बर्लिन की तरफ से अगर हम देखें तो आप फिर से देखेंगे जेंटनर और यहाँ से ग्रीशा प्रोमेल जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहे थे, इन दोनों ने अच्छा काम करा। और उसके बाद फिर से दोनों विंग्स इनवार्सन आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं, तो लेफ्ट साइड से बुल्टर और राइट साइड से ट्रिमल, इन दोनों ने कमाल का विंग प्ले करा, ठीक है। और इस विंग प्ले से क्या फायदा हुआ, ये जो डिफेंसिवली जो वीकनेस है वो तो एक्सपोज हुई है, और दोनों फुल बैक्स जो इनके वीक पॉइंट हैं कोलोन के, उसको पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया, ठीक है। यहाँ पर यूनियन बर्लिन क्लीन शीट भी रख सकती थी, एक मतलब गलती से एरर से गोल हुआ था, तो यही चीज़ है। और बाकी सेट पीस से यहाँ पर भी उन्होंने गोल दागे थे, और जेंटनर का गोल मेरे ख्याल से ये भी सेट पीस से या फिर क्रॉस वगैरह से आया होगा। तो आप देख सकते हैं ट्रिमल यहाँ पे फुल बैक में थे, यहाँ पर विंग बैक खेल रहे थे, लेकिन विंग पे यही ऑपरेट करते हैं, और यहाँ से बुल्टर खेल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आपको उनका स्टैटिस्टिकली इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा, आप देखते रहो। मिडफील्ड में जेंटनर प्रोमेल इन्होंने काफ़ी अच्छी कंट्रोल करी थी। मीस जो हर बार बेंच से आते हैं, एकमात्र प्लेयर है यूनियन बर्लिन के टीम में जिन्होंने अभी तक एक भी मैच में स्टार्ट नहीं करा है, जबकि 12 बार वो बेंच से आ चुके हैं ऑलरेडी। यूनियन बर्लिन सेट पीस से गोल स्कोर में करने में सक्षम रही है। प्रोमेल के सबसे ज़्यादा फाउल्स, उसके बाद स्लॉटरबैक जिन्होंने ड्रॉ करे सबसे ज़्यादा। स्लॉटरबैक भी बहुत ही सही एक मतलब डिफेंडर है। इनका रोल भी आपको दिख जाएगा जहाँ पे गोल ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये डिफेंस में, सेंट्रल डिफेंस में तो खेलते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये मिडफील्ड में भी आ सकते हैं, डिफेंसिव स्क्रीन के तौर पर भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास आप काफ़ी समय तक बॉल देख पाओगे। प्रोमल के सबसे ज़्यादा पासेस, लेकिन वो 41, ठीक है। आप इन पासेस के जो नंबर से इनको ध्यान में रखना। पासिंग एक्यूरेसी भी काफ़ी कम, हालांकि इस मैच में जीती थी। ट्रिमल के 5 क्रॉसेस यहाँ पर थे, जिनमें से एक असिस्ट उन्होंने निकाला था। शैल्के के अगेंस्ट में, शैल्के आउट ऑफ फॉर्म, कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म टीम है, ये आपको पता ही होगा अगर आप थोड़ा बहुत स्कोर वगैरह भी चेक करते हो तो क्या हुआ था, यहाँ पर भी मिडफील्ड में मैच आ गया था। आप देख सकते हो शैल्के के तीनों ही मिडफील्डर ने ठीक ठाक काम करा था, और यूनियन बर्लिन की तरफ से भी वही चीज़, ठीक है। इनका यही होता है, वो हर बार यही काम करते हैं। एंड्रिच और जेंटनर इनका जो सेंट्रल और मिडफील्ड है उसको कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद दोनों विंग से ट्रिमल और बुल्टर रहते हैं। बुल्टर को आप यहाँ पे विंग बैक देख रहे हो, लेकिन ये विंगर के तौर पर भी खेल सकते हैं। ट्रिपल चाहे फुल बैक खेले, विंग बैक खेले, कहीं पे भी खेले, लेकिन राइट विंग से ये काम लगातार आपको काम करते हुए दिखेंगे।
और यहाँ पर खास कुछ है नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनके जो लेफ्ट बैक है इन्होंने काफ़ी गलतियाँ करी थी, जिसका फ़ायदा ऑफकोर्स टीमल को मिला था। तो इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से जेंटनर का आपको दिख जाएगा। जेंटनर डिफेंसिवली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो ये जर्मनी के नेशनल टीम में भी कभी खेल चुके हैं। स्टुटगार्ट के प्लेयर हैं, ये बहुत पहले की बात है। अभी तो स्टुटगार्ट डेलीगेटेड टीम हो चुकी है, सेकंड डिवीजन में खेलती है। तो सेंटर से यहाँ पर शैल्के ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मतलब सेंट्रल ऑफ मिडफील्ड से भी, ठीक है, आप देख सकते हैं सेंट्रल ऑफ मिडफील्ड से भी और सेंट्रल बैक में भी ठीक ठाक उनके परफॉर्मेंस, उनके गोलकीपर भी सही थे। तो इसके ऊपर डिपेंड करके शैल्के ने 1 पॉइंट हासिल किया। हालांकि यहाँ पर भी यूनियन बर्लिन बेटर टीम थी। एक प्रॉब्लम इन टीमों में आपको ऑलवेज दिख जाएगा, मतलब नीचे वाली जो टीमें होती है, कि पॉजिटिव स्ट्राइकर्स की कमी होती है। ठीक है, एंडरसन काफ़ी गोल्स कर चुके हैं इस सीजन में, लेकिन फिर भी उनमें वो वेनम नहीं नजर आता है जो एक पॉजिटिव नंबर 9 में होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे एक सही डिफेंसिव स्क्रीन या डिफेंसिव मिडफील्ड वगैरह होता है वहाँ पर एंडरसन रुक जाते हैं। हालांकि कुछ बड़े बड़े मैचों में उन्होंने गोल जरूर करे हुए हैं, लेकिन ये एक दिक्कत आती है उनको। पासेस के मामले में स्लॉटरबैक सबसे ज़्यादा पासेस यहाँ पर उनके रहे थे, 47 पासेस हैं। जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं मैच में। ट्रिमल का देखिए 19 क्रॉसेस उन्होंने निकाले थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं राइट साइड से कितना डोमिनेट करती है यूनियन बर्लिन। और बुल्टर के यहाँ पर थे 7 क्रॉसेस। अच्छा, तो 2 मैचेस हमने देखे, एक मैच जीता, एक मैच ड्रॉ करा। एक बार हम उनकी हार से भी समझ लेते हैं कि उनकी एक्चुअली वीकनेस क्या है। हर्था बर्लिन का मैच हमने कवर करा हुआ है और हमें पता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, उनकी स्ट्रेंथ है सेंट्रल ऑफ मिडफील्ड में। वो पहले सेंट्रल ऑफ मिडफील्ड कंट्रोल करते हैं, ग्रुइच और स्केलब्रेड जिनका मेन रोल होता है, उसके बाद वो विंग स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुइच और स्केलब्रेड ने क्या किया, पूरी तरह से यहाँ पर खेल रहे थे गिशा पोमेल और एंड्रिच, इनको मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इनको। और उसके बाद दोनों विंग्स का इन्होंने इस्तेमाल किया। लेफ्ट साइड से प्लेटन हार्ट फुल बैक भी है, विंग बैक कुन्हा, इन्होंने भी अच्छा काम करा। कुन्हा दोनों विंग में ही खेल सकते हैं वैसे। और राइट साइड से यहाँ से पेकाडिक, लुकावाकी, सभी ने मतलब पूरी तरह से झंझोर के रख दिया। वैसे भी ओवरऑल अच्छी टीम थी हर्था बर्लिन, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी रही है। ठीक है, हर्था बर्लिन मेरे ख्याल से इसी मैच से वो अपने एक लूजिंग स्ट्रीक से जो जा रहे थे, इसी मैच से उन्होंने कमबैक करना स्टार्ट किया था। और रेसिपी किया था कि आप उनके मिडफील्ड को तबाह करो और उसके बाद विंग प्ले करना शुरू करो। ठीक है, तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, अच्छा, यूनियन बर्लिन यहाँ पर सेट पीस से कंसीड कर चुकी थी। यूनियन बर्लिन के लेफ्ट साइड से ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी, जबकि हर्था बर्लिन ने राइट साइड से कोशिश करा। ट्रिमल यहाँ पर डिफेंसिवली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरेंसन जो सेंट्रल डिफेंस में खेल रहे थे और फिदरिच, ये भी दोनों ही सेंट्रल डिफेंस में खेल रहे थे। तो यूनियन बर्लिन के सेंट्रल डिफेंडर्स जो होते हैं वो कुछ ना हो आपके पासेस के पॉइंट्स तो दे ही जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, 50 के भीतर ही पास है, मतलब 40 से 50 के भीतर, मतलब 2 से 2.5 पॉइंट आपको पासेस के दे जाते हैं। ठीक है, और ट्रिमल यहाँ पर भी देखिए एक ऑफ डे आप कह सकते हो, खास कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ पर भी 12 क्रॉसेस उनके नाम पे थे, जिसका फायदा आपको शायद ड्रीम 11 पे ना मिले, लेकिन हाल आप में क्रॉसेस के काफी पॉइंट्स मिलते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो ये है आपके लिए यूनियन बर्लिन। ठीक है, मतलब पिछले 2-3 मैच से उनके फॉर्म काफी सही चल रहे हैं, स्पेशली कोलोन के अगेंस्ट वो जीत के आ रहे हैं। जब उनकी जो स्ट्रेंथ है सेंट्रल मिडफील्ड, डिफेंसिव मिडफील्ड, वहीं पे है। वहाँ पे वो मेजॉरिटी ऑफ द जो बड़ी टीमें होती हैं या अटैकर्स होते हैं किसी भी टीम के, मतलब बराबरी के टीम के, तो उनको रोकते हैं। और उसके बाद दोनों विंग्स में मतलब बुल्टर और प्रोमेल, यहाँ से उनका काम चलता है। इनकी वीकनेस क्या है, इनकी वीकनेस भी मिडफील्ड में ही है कि मिडफील्ड में जो प्लेयर्स खेलते हैं ना, जेंटनर और एंड्रिच, ये तो इंडिविजुअल क्वालिटीज इनकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन जब भी कुछ यंग और स्पीडी प्लेयर्स इनके सामने आ जाते हैं तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। उनसे स्पीड में ये कभी भी बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके बाद जो विंग पे स्प्रेड करने वाला चीज़ होता है वो उनके लिए बंद हो जाता है, क्योंकि सप्लाई लाइन बंद हो जाती है मिडफील्ड से। तो ये एक चीज़ है। और एक मैच हमने देखा जो वहाँ पे हमने ये देखा है कि मिडफील्ड तो तबाह की है, उसके बाद विंग प्ले से भी काम हुआ है। ट्रिमल एक कॉन्सिस्टेंटली अच्छा प्लेयर रहे हैं, चाहे हम अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हर समय में। ठीक है, लेकिन बाकी उनके जो लेफ्ट बैक होते हैं वहाँ पे थोड़े बहुत इश्यूज हैं। बुल्टर जब खेलते हैं उनके लेफ्ट साइड में, वो अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खेलते हैं, लेकिन डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे खास कुछ परफॉर्मेंस अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आया है। सेंट्रल डिफेंस में ही इनके सबसे ज़्यादा पासेस आते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी कम। और बाकी ये काफ़ी डायरेक्ट फुटबॉल खेलने वाली टीम है। आप समझ सकते हैं कि दोनों विंग्स जिस टीम में एक्टिव हो, जहाँ पर क्रॉसेस वगैरह इतना ज़्यादा निकल रहा हो, वहाँ वो टीम ज़रूर डायरेक्ट फुटबॉल ही खेलती है। ठीक है,
पेडरबॉर्न की बात करी जाए, आखिरी पायदान की टीम है, तो मैं ज़्यादा समय इन पर बर्बाद नहीं करूंगा। आखिरी कुछ मैचेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर वेडर ब्रेमेन के अगेंस्ट 5-1 से हार के आए थे, कुछ बताने लायक है नहीं यहाँ पे। मैं डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये मोस्ट होगा एंड भी अच्छे के यहाँ पर क्रॉसेस थे, उसके बाद इवांस और रिक्टर स्टोडाइग यहाँ पर पूरी तरह से डोमिनेटेड हुई थी पेडरबॉर्न की टीम, तो फिर भी आप इनके पासेस कुछ हद तक रहे थे 48, खास कुछ यहाँ पर है नहीं। वेडर ब्रेमेन भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, आपको पता ही होगा, आखिरी कुछ मैचों में हार चुके थे और वो भी 17th या 16th पोजीशन पे थे। तो रेलीगेशन बैटल था जहाँ पर वेडर ब्रेमेन ने पूरी तरह से झंझोर के रख दिया और मतलब सारे के सारे गोल्स इनके मिडफील्ड से ही आए, 5 में से 4 गोल मिडफील्ड से आया और उन्होंने भी दोनों फ्लैंक्स का ही इस्तेमाल किया। आप देख सकते हो राइट साइड से भी असिस्ट आए और लेफ्ट साइड से भी जो फ्रीडल आए थे इन्होंने भी असिस्ट निकाला। तो ये था, सेम ही चीज़ है, मिडफील्ड कंट्रोल करो और उसके बाद दोनों विंग्स का इस्तेमाल करो। विंग तो इनके अच्छे नहीं है फिर भी, लेकिन विंग बैक जो है उन्होंने ही काम कर दिया था। अच्छा, नेक्स्ट मैच लाइप्जिग के अगेंस्ट, यहाँ पर एक बड़ा मैच था, बड़ी टीम थी, लेकिन उन्होंने लाइप्जिग को रोक दिया था। हालांकि लाइप्जिग खराब फुटबॉल खेली थी, लाइप्जिग 10 बैन हो चुकी थी, लेकिन फिर भी स्कोर लाइन क्योंकि मैटर करता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऐसी पॉजिटिविटी आई थी पेडरबॉर्न की तरफ से। और वो पॉजिटिविटी थी फिर से जो हेड टू हेड में हमने देखा, वैसिलियाडिस और गिजासुला, ठीक है, या जासुला जो भी नाम है इनका, मतलब वो, ठीक है, मतलब इनकी डिफेंसिव मिडफील्ड, उसके बाद सेंट्रल डिफेंस में स्ट्रोडाइक और हुनेमायर, इन्होंने भी काफ़ी सही फुटबॉल खेला था। गोलकीपर इनके जो है जिंगरले, ये दोनों टीम में से बेटर गोलकीपर मुझे लगे हैं। आखिरी मैच पे जो 5-1 से हारी तो है टीम, लेकिन उन्होंने एक पेनल्टी सेव करा हुआ है उस मैच में भी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ हद तक कोशिश किया था प्रोजर और एंटवियाची ने, एंटवियाची भी इन्वॉल्व रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल क्वालिटीज़ काफ़ी कम है, तो अब इनके ज़्यादा कुछ मतलब परफॉर्मेंस देखोगे नहीं। लेकिन मेन जो इनका काम हुआ था वो डिफेंसिव मिडफील्ड और डिफेंस में ही हुआ था, जिसकी वजह से लाइप्जिग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाइप्जिग के पास भी कैंपल को छोड़कर उस तरह से होल्डिंग मिडफील्डर की थोड़ी बहुत कमी है, तो इसी इसी चीज़ को वहाँ पर एक्सपोज किया था पेडरबॉर्न ने। इंडिविजुअल क्वालिटी कमी होने की वजह से वो कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए। मिडफील्ड यहाँ पर अच्छी थी पेडरबॉर्न की तरफ से, और जो विंगर्स है इन्होंने कंसिस्टेंटली कोशिश तो करी, लेकिन जैसे मैंने बता रहा कि इंडिविजुअल क्वालिटीज़ की कमी है। सेट पीस से गोल करा, हुनेमा स्टॉर्डिंग, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन करे। देखिए अब जैसे ही थोड़े बहुत मैच में वापस आए हैं, तो पासेस कहाँ पे चले गए, देखिए 66 पासेस, जहाँ पे हमने एक भी मैच में यूनियन बर्लिन की तरफ से 50 से ज़्यादा किसी को पास करते हुए नहीं देखे। यहाँ पर आप देख सकते 66 पासेस। उसके बाद प्रोचर जो इनके वन ऑफ द मेन सप्लाई लाइन होते हैं अटैक में, इनके 9 क्रॉसेस, एंड वी आर जे तो वैसे ही थे, और साथ में कॉलिंस का भी, और इवांस, ये 5 मिनट के लिए मैदान पर आए थे, वहीं पे उन्होंने 4 क्रॉसेस निकाल दिए, ठीक है। तो ये है कुछ हद तक पॉजिटिविटी पेडरबॉर्न की तरफ से। अब हमें 2 मैच हमने देखे, एक मैच में वो हारे, एक मैच में ड्रॉ किया, और एक बड़ी टीम से ड्रॉ किया। अभी जीत की अगर बात करें तो उन्होंने टोटल जीता है इस सीजन में 4 मैचेस, तो मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ा। ये रिसेंट मैच नहीं है, ये मेरे ख्याल से दिसंबर का मैच है। तो फ्राइबर्ग को उन्होंने हरा दिया था 2-0 गोल से। वैसे भी हम जानते हैं फ्राइबर्ग डिफेंसिव टीम है, ज़्यादा गोल वो करती नहीं है, लेकिन उनके अगेंस्ट में 2 गोल करना कोई आसान बात थी नहीं। तो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि फ्राइबर्ग को उन्होंने हरा दिया। फिर से आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा, वासिलियाडिस और गिजासुला का परफॉर्मेंस, साथ में सबीरी, इन्होंने भी अच्छा कंट्रोल किया, और इसीलिए मैंने कहा कि सबीरी का ना रहना आज के मैच से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पेडरबॉर्न के लिए। वैसे भी उनके पास खास कुछ है नहीं। और उसके बाद दोनों विंग्स प्रोचर और एंडवियाचे, इन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करा, डिस्पाइट दैट कि ये यहाँ पर 10 मैन डाउन हो चुके थे। लेकिन ये एक जो रेसिपी रहती है पेडरबॉर्न की, और उसके बाद स्ट्रॉन्गर डिफेंस, गोलकीपर तो यहाँ पर अच्छे थे ही, ठीक है। तो ये है पेडरबॉर्न का पॉजिटिव चीज़ बहुत। और नंबर 9 का एक भी मैच में गोल नहीं है अभी तक हमने जो भी मैच देखे हैं, ठीक है। तो नंबर 9 से उम्मीद मुझे नहीं है, हो सकता है कि गोल्स वगैरह कर दें, तो ड्रीम 11 पे आप भले ही ले लो, लेकिन हालांकि में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कह सकता हूँ इनकी जो मेन इन्वॉल्वमेंट की जगह है वो है सेंट्रल मिडफील्ड, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड, ये एरिया। उसके बाद ये दोनों दोनों जो उनकी जो विंग्स हैं उनको स्प्रेड करते हैं प्रोचर और एंटवियात जी। अभी प्रोचर के कुछ हद तक मैंने असिस्ट पोटेंशियल देखे हैं, लेकिन एंटवियात जी उस तरह से कुछ नहीं, इन्वॉल्व काफ़ी रहते हैं वैसे। तो ये है इनके तरफ से भी। और डिफेंस में ये काफ़ी मतलब पासेस वगैरह खेलते हैं, और ओपोनेंट जो भी ओपोनेंट इनके सामने आती है जो कि डायरेक्ट फुटबॉल खेलती है, मतलब क्रॉसेस वगैरह, लॉन्ग बॉल्स वगैरह निकालते हैं,
उनको ये काफ़ी तकलीफ में डालते हैं ये पासेस वगैरह करके। ठीक है, भले ही इंडिविजुअल क्वालिटीज इनके पास नहीं हो, लेकिन ये इनकी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है। ठीक है, आज के मैच में मैं ये नहीं कह रहा कि इसी स्ट्रेंथ के साथ पेटरबॉर्न जीत जाएगी, लेकिन आपको कुछ तो चाहिए अगर आप बड़ी लीग स्पेशली खेल रहे हो तो, कि अगर आपको पेटरबॉर्न के सपोर्ट में टीम बनाना है तो किस तरह से बनाओगे, है ना। तो फिर से वही चीज़, एक्सीलेंट डिफेंसिव मिडफील्ड और उसके बाद विंग प्ले, लेफ्ट साइड ज़्यादा यहाँ पर यूज हुआ था। शॉनलाउ यहाँ पे इनके टैकल जीते थे सबसे ज़्यादा। उसके बाद सबीरी जिन्होंने गोल भी करा था, इनके टैकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, मतलब डिफेंसिवली भी। गिजासुला के सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन, जहाँ पर गिजासुला अच्छे खेलते हैं ना, वहाँ पर आपको पेटरबॉर्न का रोल समझ में आ रहा है कि डिफेंसिवली कितना स्ट्रांग वो हो रहे हैं। मतलब किसी भी टीम को अगर पेटरबॉर्न के अगेंस्ट में भतेरा गोल करना है तो गिजासुला का फ्लॉप होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उनके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि डिफेंसिव मिडफील्ड, होल्डिंग मिडफील्ड कैसी परफॉर्म करेगी। उसके बाद शॉनलाउ, इनके 51 पासेस थे, पासिंग एक्यूरेसी थोड़ी सी कम, और प्रोजर के 10 क्रॉसेस। जिंगल ने यहाँ पर 5 सेव्स उन्होंने करे थे। तो पेटरबॉर्न अनडाउटेडली वीकर और वीकेस्ट टीम है इस बुंडेसलीगा में अभी तक, लेकिन इनकी भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ से वो कुछ हद तक कोशिश वगैरह करते हैं। ठीक है, इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है अटैक में वो उनकी विंग ही है, इंडिविजुअल क्वालिटीज कम है, मैं बार बार बता रहा हूँ। सेट पीस से कुछ मैचेस में उन्होंने गोल करे हैं। इनके जो डिफेंडर्स हैं ये कुछ नहीं तो आपको पासेस के काफ़ी पॉइंट्स देखे जा सकते हैं, 50 से 60 पॉइंट, 60 पासेस ये खेलते हैं। गोलकीपर जिंगरले आज के मैच में बेटर गोलकीपर हैं, अनलेस कि उनको ज़्यादा गोल कंसीड करने के लिए नेगेटिव ना देनी पड़े, नहीं तो ये आपके लिए बेटर सेव्स वगैरह कर देंगे, ये अनडाउटेडली चीज़ है। ठीक है, ओवरऑल समरी यहाँ पर खास कुछ है नहीं बताने लायक। सेट पीस टेकर्स की बात करी जाए, इनबार्सन और ट्रिमेल इनके फ्री किक टेकर हैं, यूनियन बर्लिन के होकर एंडरसन और पोल्टर जो कि आज के मैच में शायद नहीं खेलेंगे, पेनल्टी लेते हैं। पेटरबॉर्न के होकर साबिरी जो कि नहीं खेलेंगे आज के मैच में, गिजासुला कॉलिंस फ्री किक लेते हैं, और गिजासुला हुनेमायर साबिरी इनकी पेनल्टी टेकर। गिजासुला बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अगर गलती से सेट पीस से गोल कर देते हैं तो डिफेंसिव ड्यूटीज के साथ गोल्स भी इनके साथ आपको बोनस में मिल जाएगा, हालांकि करे नहीं है ज़्यादा अभी तक। गोल्स की बात करें, एंडरसन जैसे मैंने बताया हाईएस्ट गोल स्कोरर है, उसके बाद बोल्टर का नाम आता है, और पेटरबॉर्न की तरफ से हाईएस्ट गोल स्कोरर ये दोनों हैं, माम्बा और सरबेनी, लेकिन दोनों के ही आप देख सकते हैं सिर्फ 5 गोल। असिस्ट के मामले में ट्रिमल सबसे आगे, और यहाँ से प्रोजर जैसे मैंने बताया। अब ये कुछ डिफेंसिव पॉइंट्स हैं, यहाँ से मैं जो प्लेयर्स के बारे में बताना चाहूँगा, यूनियन बर्लिन की तरफ से स्लॉटरबैक, और पेटरबॉर्न की तरफ से स्ट्रोडाइक और शॉनलाउ, ये तीनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं डिफेंसिवली। इनका नाम भी आपको कई बार दिख जाएगा, आप फिर से दिख जाए, शॉनलाउ का नाम यहाँ पर है। उसके बाद स्ट्रोडाइक, फाउस ड्रॉन के मामले में इनवर्सन, एंड्री जो सेंटर में खेलते हैं, ये कुछ प्लेयर्स हैं। यहाँ से पासिंग के मामले में शॉनलाउ के नंबर्स, क्रॉसेस के मामले में प्रोजर और ट्रिमल। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स विद फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह की कुछ फॉर्मेशन के साथ आ सकती हैं। 3-4 प्लेयर्स हैं जिन पर ज़रूर नज़र रखना, हाला प्ले में अगर खेल रहे हो तो इन पे ज़रूर आप अपना जो टीम है इन पर डिपेंड करवाना। एक तो है जासुला, उसके बाद वसीलियाडिस पेटरबॉर्न की तरफ से, और यहाँ से एंड्रिच और जेंटनर, ये 4 प्लेयर जो कि मिडफील्ड में काम होगा ही, ये आप पकड़ के चलो। उसके बाद अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोजर यहाँ से खेल सकते हैं अगर हॉटमैन फिट नहीं होते हैं, और एंड्री आचे भी खेल सकते हैं। तो ये दोनों मतलब विंगर्स का, स्पेशली प्रोजर और एंड्री आचे का खेलते हैं तो नहीं खेलते हैं, तो इवंस मैंने देखा है ये थोड़े बहुत क्रॉसेस वगैरह निकाल देते हैं, नहीं तो आप इन दोनों को अवॉइड भी कर सकते हो। और यहाँ से ट्रिमल आपके लिए मस्ट हैव है, डिफेंसिवली भी काफ़ी अलर्ट प्लेयर हैं और अटैक में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, और बुल्टर भी। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एंडरसन हाईएस्ट गोल स्कोरर तो है, लेकिन एंडरसन का मैंने देखा है जो मतलब जो ट्रेंड उनका देखा है अगेंस्ट अ गुड डिफेंसिव मिडफील्ड, यहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है अनलेस कि यूनियन बर्लिन पूरी तरह से रन ओवर कर जाए पेटरबॉर्न के ऊपर। और इनवार्ड से इनके जो मेन अटैकिंग जो सप्लाई लाइन होते हैं, स्ट्रोडाइक, हुनेमायर और यहाँ से स्लॉटरबैक, ये आपके 3 मेन जो डिफेंडर्स होंगे। इनमें से पेटरबॉर्न के जो डिफेंडर्स हैं ये आपके पासिंग के थोड़े बहुत ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और क्या है मेरा प्रेडिक्शन, उसके ऊपर बेस करके आप किस तरह से हाला प्ले में अपनी टीम बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस बेसिस पे टीम बनाई है कि यूनियन बर्लिन हो सकता है आज के मैच में जीत जाए, लेकिन एक से ज़्यादा गोल मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा है। स्मॉल डी का कॉम्बिनेशन है क्योंकि, तो मैं सेफ ही गया हूँ। बाकी अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है ना तो एंडरसन को पहले ड्रॉप कर लेना,
ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट जासुला और वसीलियाडिस उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने इनको इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके बाद स्ट्रोडाइक और ये स्ट्रोडाइक और शोनलाउ जो है, मैंने इनको लिया है क्योंकि ये पासेस के मुझे पॉइंट्स दे देंगे, और अगर सिर्फ एक गोल कंसीड करती है टीम तो ज़्यादा नेगेटिव्स इनको नहीं मिलेंगे। जहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टीमें यूनियन बर्लिन क्लीन शीट रखेगी, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे इन दोनों डिफेंडर्स के जगह पर एक और यूनियन बर्लिन का डिफेंडर ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि सेट क्लीन शीट अगर रखे यूनियन बर्लिन तो उसका फायदा आपको मिल जाएगा। जिंगलडे मेरे लिए बेटर गोलकीपर तो है, लेकिन अभी कितना नेगेटिव उनको मिलेगा गोल कंसीड करने के लिए, ये सब देखना जरूरी है। तो यही है सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। देखिए 85% चांस तो यही है कि यूनियन बर्लिन जीतना चाहिए क्योंकि पेडरबॉर्न का रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब है। 10% चांस है कि यूनियन बर्लिन रुक जाए, रोक दे पेडरबॉर्न की जो मिडफील्ड है या डिफेंस है, और 5% चांस है जहाँ से मुझे लगता है पेडरबॉर्न जीत भी सकती है अगर मतलब वो मिडफील्ड में जो काम होता है यूनियन बर्लिन की तरफ से उनको रोक दे, जैसे कि हमने हर्था बर्लिन वाले मैच में देखा है। इंडिविजुअल क्वालिटीज कमी है, उतना बड़ा स्कोर लाइन नहीं भी हो, लेकिन एक आध गोल तो कर ही सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं पेडरबॉर्न की तरफ से किसी स्ट्राइकर को नहीं रखा है, लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनके स्ट्राइकर से है नहीं। बाकी अगर सेट पीस वगैरह से वो गोल वगैरह कर दें तो उसी हिसाब से मैंने डिफेंडर्स को रख लिया है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। लास्ट वन पे कोई अपडेट अगर देना हो, कोई अनयूजुअल चेंज या अनएक्सपेक्टेड चेंज हो तो वहाँ पर अपडेट हो जाता है, और लाइवनेस वगैरह भी वहाँ पर अपडेट होते रहते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।